हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एफकेट 2025 के नोटिफिकेशन के ऊपर है। एफकेट मतलब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। हमारे देश की सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियों में से एक है। 1 लाख से ऊपर आपकी यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। क्लास 1 ऑफिसर की आपकी नौकरी है। एक आईएएस से भी ज़्यादा सैलरी होती है और सिर्फ एक सिंगल एग्जामिनेशन से। अब कुछ एक बहुत ही बुद्धिजीवी जागेंगे कमेंट सेक्शन में जो बोलेंगे सर एसएसबी के बारे में नहीं पता है क्या। भाई मेरे पापा खुद एयरफोर्स में हैं, मुझको अच्छे से पता है एसएसबी के बारे में भी। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिटन एग्जामिनेशन का। एसएसबी से हार्ड इंटरव्यू कोई नहीं है मार्केट में, लेकिन एक इंटरव्यू की एक अलग जगह है, रिटन एग्जामिनेशन की एक अपनी अलग जगह है। प्रीलिम्स मेंस सब देने के बाद लोग इंटरव्यू देते हैं। यहाँ पर एक एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू है। तो प्लीज़ ऐसे बुद्धिजीवी कमेंट सेक्शन में ना जाके। इससे होता क्या है, कुछ बच्चे डर जाते हैं, है ना। जो नए बच्चे हैं वो डर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता एग्जामिनेशन कैसा है। तो बहुत नॉर्मल इजी एग्जामिनेशन होता है। एसएसबी एक इंटरव्यू है जो कि टफ है, उसके बारे में बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं, टेंशन मत लो। आप पूरा वीडियो देखो, कंप्लीट वीडियो देखो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे जो वीडियो देखते हैं ना वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। कोई पैसा नहीं मिलता मेरे को इससे। आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो तो अच्छा लगता है बस, ठीक है। तो एफकेट 1 एफकेट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये एयरफोर्स खुद अपने लिए लेता है, ठीक है। तो एफकेट 1 साल में 2 बार होता है। तो ये 1 है पहला और दूसरा होगा 6 महीने के बाद, ठीक है, 2025 का। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं एफकेट के, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। देखिए 2 दिसंबर यानी आज के दिन इसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा और आप अप्लाई कर पाओगे। 31 दिसंबर फॉर्म भरने का आखिरी डेट है। जनवरी में एडमिट कार्ड निकलेगा, फरवरी में एग्जामिनेशन भी हो जाएगा 2025 में। नौकरी जनवरी 2026 से आपकी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी नौकरी है। 56,100 रुपये तो आपको स्टाइपन ही मिल जाएगा। मतलब जब आपकी नौकरी नहीं होगी, ट्रेनिंग होगी तभी मिल जाएगा। तो सैलरी तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, हर चीज़ यहाँ पे अच्छी है। इसके बाद फीस की बात करें तो देख लीजिए, जनरल ओबीसी के लिए 650, ऐसे तो 550 है। ये जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है ना 100 रुपये, ये जीएसटी है जो इसके अंदर लगेगा। तो 650 रुपये है जनरल ओबीसी। एससी एसटी का भी 650 ही है। एनसीसी स्पेशल एंट्रीज अगर आप हो तो 0 रुपीज़ है। मेल फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसका टेंशन आप लोग मत लो। पोस्ट देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता ना उनको, ये देखते हैं तो कि कहाँ कैसा पोस्ट है। तो देखो एफकेट एंट्री, पहले बता दूं, यहाँ पर जो भी नौकरी है वो एक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए डिवाइडेड है। जो टेक्निकल है उसको अलग कर दो, जो नॉन टेक्निकल है उसके अंदर फ्लाइंग भी है और बाकी अदर ग्राउंड स्टाफ है, ठीक है। तो जब भी बोलूँगा तो आप चीज़ें समझ जाना। और एक एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन एक वर्ड है और परमानेंट कमीशन एक वर्ड है। शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब है कि 15 साल की आपकी नौकरी होगी। परमानेंट कमीशन मतलब है कि 57 की एज में जो रिटायरमेंट होती है वो तब आपकी रिटायरमेंट होगी। और जो आपके शॉर्ट सर्विस कमीशन 15 साल में आपको ये रिटायर कर देंगे। क्या पता, बहुत 1% चांस है कि आपकी नौकरी बढ़ाई जाए, लेकिन 15 साल में आपको रिटायरमेंट कर देंगे। लेकिन अगर आप एसएससी सीजीएल की नौकरी जिंदगी भर करोगे और जितनी सैलरी पाओगे रिटायरमेंट के समय पे, उतना ही आपको इस 15 साल के समय में आप कमा लोगे और आपका समय भी बच जाएगा। तो बहुत कुछ यहाँ पे फायदा है, तो इससे डरना नहीं। तो एफकेट एंट्री आपके सामने है। इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग फ्लाइंग। फ्लाइंग के अंदर जो आपका है एसएससी, सिर्फ और सिर्फ एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन ही नौकरी है 15 साल वाली। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए आपकी पोस्ट है। तो 21 आपकी मेन की और 9 आपकी वुमेन की यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के अंदर बता देता हूँ आपको। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब कुछ ग्राउंड ड्यूटी है। एक ही आपका ये फ्लाइंग था जो ग्राउंड ड्यूटी नहीं था। उसके बाद फिर से शॉर्ट सर्विस कमीशन ही है आपका। और यहाँ पे फील्ड है अलग अलग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये जो आपका है ना, ये आपका टेक्निकल फील्ड का है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है। 95 पोस्ट है, 53 पोस्ट है और आपका 27 पोस्ट है और 14 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, इसको कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है ज़्यादातर इसके अंदर पोस्ट। इसके अंदर भी मेल फीमेल दोनों है। इसके अंदर आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले आपका ये WS ब्रांच जो दिख रहा है, इसको भी कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। बस इसके अंदर एक छोटा सा क्राइटेरिया है। एडमिन लॉजिस्टिक्स, ऐसा ये 2 पोस्ट है मेल फीमेल दोनों के लिए, जिसको कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, कोई भी लड़का कोई भी लड़की, सिंपल ग्रेजुएट, कोई फर्क नहीं पड़ता साइंस कॉमर्स कुछ भी क्या है, आप अप्लाई कर पाओगे इन 2 पोस्ट के लिए। बाकी इन तीनों पोस्ट के लिए भी थोड़ा थोड़ा सा रिक्वायरमेंट आपका एक्स्ट्रा पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो एनसीसी अगर आप बच्चे हो तो आपको फ्लाइंग के अंदर सीधा 10% का मिलेगा और आपका परमानेंट कमीशन होगा। मतलब 57 ईयर्स पे आप रिटायर कर रहे होगे। और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है, परमानेंट कमीशन भी है, मिक्स है। 10% मतलब टोटल जो सीट्स है वो आपको यहाँ पर मिलेंगी।
ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे पोस्ट, और इसको थोड़ा सा आपको समझना है कि कम है कि ज़्यादा है। तो यार कम ज़्यादा नहीं, एफकेट के अंदर हमेशा से ऑलमोस्ट कंस्टेंट रहा है। तो आपके सामने 336 इस बार है, 304 था, 317, 276, 258, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर अंतर नहीं है। कट ऑफ भी 50% जो स्कोर करता है उसका रिटर्न का कट ऑफ निकल जाता है, और इसके रिटर्न को एग्जामिनेशन को मैं कोई बहुत हार्ड नहीं मानता हूँ। और जो मॉक टेस्ट अगर आप इंटरेस्टेड हो एफकेट में, तो मैं बता ही चुका हूँ, बहुत इसके अंदर नहीं है, प्रैक्टिस आप कर लोगे अच्छा खासा ना, तो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे 113 मॉक टेस्ट मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है novanikhil.in पे। करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो, टॉपिक वाइज दे सकते हो, फुल लेंथ दे सकते हो, और करंट अफेयर्स को भी अलग से आप दे सकते हो। ठीक है। तो कितने रुपए में मिल जाएगा? तो मात्र 99 रुपए में आप एफकेट ही नहीं, डिफेंस रिलेटेड जितनी भी डिफेंस और पुलिस की वर्दी की सारी नौकरियों के मॉक टेस्ट खोल जाएंगे मात्र 99 रुपए पे। और अगर आप मेगा पैक पे क्लिक करते हो तो इस देश में जितनी भी सरकारी नौकरियां सबके मॉक टेस्ट खुल जाएंगे मात्र 150 रुपए पे। तो novanikhil.in मेरी वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। हाँ, मॉक टेस्ट हर एग्जामिनेशन के फ्री है, तो आप फ्री दे करके भी देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अब हम लोग आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले एज पे है, क्योंकि एज पे ही मार खा जाएंगे ज़्यादातर बच्चे। तो देखो यहाँ पर एक आपका फ्लाइंग है, फ्लाइंग के अंदर 20 से 24 साल की उम्र है बस। ठीक है। और कब तक की कैलकुलेशन होगा? 1 जनवरी 2026 तक। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट डेट मेंशन है, अगर आप इसके बीच में पैदा हुए हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत छोटा सा ब्रैकेट है। ठीक है। उसके बाद जो आपका है ग्राउंड ड्यूटी, इसके अंदर 20 से 26 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी एक जो ब्रैकेट है यहाँ पर आपका मेंशन है। सबका कैलकुलेशन जो है 1 जनवरी 2026 के हिसाब से होगा। और मोटा मोटी जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर एज का आपका लिख दिया गया है कि ये आपकी एज का क्राइटेरिया है। ठीक है। तो एज का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे अच्छे से आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या है। टेंशन मत लेना, अच्छे से समझना, बहुत सारी नौकरियां हैं इसके अंदर, घबरा के भाग मत जाना। तो देखिए सबसे पहले बता दूं, आगे आने वाली 1-2 नौकरी के अंदर क्या बताने वाला हूं कि 50% आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए मैथ में और फिजिक्स में 12th क्लास में। तो 12th साइंस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे? फ्लाइंग के अंदर भी और टेक्निकल वाले के अंदर भी। ठीक है। तो 12th साइंस से होना चाहिए, साथ में मैथ में अलग से 50% और आपका फिजिक्स में अलग से 50% आपका आना चाहिए। 12th के एग्रीगेट भले कम हो, 40-45% हो, लेकिन इसमें अलग अलग से 50-50% मार्क्स आपके होने चाहिए। बस सिंपल है आपका, ये आधा हो गया क्वालिफिकेशन। अब आधा, अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में कर लिया है 12th के बाद, ये जब आपका पार हो चुका 12th के बाद किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन 60% मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हो पायलट के लिए। ठीक है। नहीं तो आपने BE-BTech किया है 60% मार्क्स के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर जो है उसके मेंबर हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 60% मार्क्स इसके अंदर भी आपको मिनिमम चाहिए। तो 12th के बाद आपको इनमें से किसी में भी आपने ग्रेजुएशन किया 60% मार्क्स के साथ, तो अप्लाई आप कर सकते हो। टेक्निकल के ऊपर आ जाते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो आपकी है यहाँ पे डिग्री, इसके अंदर भी सेम है। सबसे पहले तो फिजिक्स और मैथ में अलग अलग से आपको 50-50% लेकर के आना है, एग्रीगेट कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपकी बीटेक या फिर BE चाहिए, किसके अंदर? इन फील्ड में से जो आपके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स के अंदर। ठीक है। इसके अंदर बड़ा अच्छा ही नौकरी है, जो बच्चे इसको करेंगे ना, इसके अंदर स्टाइपेंड में मिलेगा, जान का भी खतरा थोड़ा सा कम है। और बाकी एक IAS की तुलना करें तो IAS से लगभग 25,000 से 30,000 रुपये आपको सैलरी है इसके अंदर ज़्यादा मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा अच्छी नौकरी, IAS ज़्यादा अच्छी नौकरी, लेकिन सैलरी की बात करें तो एक IAS से भी ज़्यादा सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, वो भी 25,000 रुपये ज़्यादा। ठीक है। तो ये आपके सामने हो गया, ये सारे के सारे ब्रांचेस में से किसी एक से भी है तो अप्लाई कर सकते हो। सेम ऐसा ही मैकेनिकल भी अंदर भी है, तो 12th वाला वही क्वालिफिकेशन 50% वाला, और डिग्री आपके इसके अंदर में से किसी में भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। एरोनॉटिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आ जाते हैं हम लोग नॉर्मल बच्चों के लिए, जो नॉर्मल सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं। हमारे लिए बताओ सर, तो आपके लिए बताता हूँ। आपको WS बताया था मैंने, वेपनरी सिस्टम, इसके अंदर भी मैथ वाला क्राइटेरिया और फिजिक्स वाला क्राइटेरिया बोला था ना, एक क्राइटेरिया है, वरना इसको कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। मैथ और फिजिक्स में 50% मार्क्स चाहिए। इसके बाद अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है 60% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। BE-BTech वाले भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग जो बिना साइंस वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, वो ये एक पोस्ट है आपकी। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिन में और लॉजिस्टिक्स के अंदर आपने अगर 12th पास किया है, 12th पास क्यों बार बार बोल रहा हूँ सर, जो ग्रेजुएशन किया है 12th पास तो किया ही होगा? नहीं नहीं, ऐसा होता है ना, कई बार बच्चे 10th करते हैं, 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा के बाद BTech की BE या फिर ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो ग्रेजुएट तो ये भी है, लेकिन उन्होंने 10+2 की स्कीम फॉलो नहीं की है, तो ये बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है। तो 10+2 की स्कीम से ही यहाँ पे किसी भी पोस्ट में अप्लाई आप कर पाओगे। CDS में भी ऐसा ही होता है। तो 12th आपने किया हो किसी भी फील्ड में, आपका कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी हो, उसके बाद ग्रेजुएशन भी किसी भी फील्ड में, कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी हो, बस 60% मार्क्स आपको चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो।
बस सिंपल है। उसके बाद अकाउंट्स ब्रांच में क्या है, अकाउंट्स ब्रांच में भी 10+2 12th आपको पास होना चाहिए इस स्कीम से। उसके बाद ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हो, लेकिन ग्रेजुएशन क्या चीज़ के अंदर हो ये नीचे लिखा गया है। बीकॉम आपका हो, ठीक है, या फिर बीबीए आपका हो, तो जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, या फिर बीएससी इन फाइनेंस हो तो भी आपका काम चल जाएगा यहाँ पे। अगर आप सीए, सीएस, सीएफए हो तो आप बस क्वालिफाइड हो, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है, कितना भी परसेंटेज आए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद एजुकेशन वाला जो ब्रांच है इसके अंदर भी 12th किया हो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो 50% मार्क्स के साथ किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपका इसमें ग्रेजुएशन के अंदर 60 चाहिए, पीजी में 50 चाहिए, ये आपका एजुकेशन वाले का है। तो अब लास्ट हमारा पोस्ट है जो कि है मेटलर्जी, इसके अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए, इसमें से किसी के अंदर भी 60% मार्क्स के साथ तो अप्लाई आप कर सकते हो। 12th आपका 10+2 होना चाहिए किसी भी फील्ड में। तो ये आपका हो गया सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वालिफिकेशन सारा पूरा हो गया, इसके अलावा कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड आपके डाउट नहीं बचे होने चाहिए। फिजिकल क्राइटेरिया बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो बच्चे कर देते हैं गलती से, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये 6 मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, पहले से ही सुधार के चलो। सबसे पहला वैक्स इन ईयर्स, मतलब कान में आपके बहुत ज़्यादा मैल है, आपको लोग रिजेक्ट कर देंगे मेडिकल के अंदर। बल्कि मेरे आप सलाह मानो, अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो डिफेंस के लिए, तो अपना एक फुल फ्लेज मेडिकल बाहर से करा लो, प्राइवेट में 5,000 रुपये के आसपास लगता है, वो आपका पूरा मेडिकल कर देंगे डिफेंस के लिए आप सूट करते हो कि नहीं। सबसे अच्छा यही होगा, नहीं तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो करो। इसके बाद जो आपका टैटू है, टैटू आपके हाथ में नहीं होना चाहिए या बॉडी में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। नियम ये है कि आपके शरीर में अगर टैटू कहीं पे भी है तो आप नौकरी नहीं कर सकते। कहाँ अलाउड है बस वो बता देता हूँ। एक आपके यहाँ अलाउड है, दूसरा आपके रिस्ट और एल्बो के बीच में इनर पार्ट में अलाउड है, लेकिन वो भी कैसा अलाउड है, कुछ ट्रेडिशनल टैटू है, कुछ एकदम छोटा टैटू है, नॉर्मल है, इग्नोरेबल है तो ही अलाउड है, वरना कहीं पे भी आपके शरीर में टैटू है, यहाँ पर बनवा लिया आपने, हाथ पे बनवा लिया, अलाउड नहीं है। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब हो और आपका कोई ट्राइबल टैटू है वो आपका अलाउड है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे प्रूफ वगैरह हर चीज़ें आपकी लगेंगी, ठीक है। तो ये हो गया टैटू के बारे में। उसके बाद हाइड्रोसेल वगैरह जो होता है बच्चों के, जो मेल अगर आप हो तो टेस्टिकल्स के साइज छोटे बड़े हो जाते हैं या फिर ऐसे भी बड़ा हो जाता है, तो वो आपको नहीं होना चाहिए, ठीक कर लेना है। ओवरवेट अंडरवेट हो तो ठीक कर लो, पाइल्स वगैरह है तो ठीक कर लो, गायनोकोमेस्टी यानी मेल बूब्स अगर है तो उसको आप ठीक करो जल्दी से जल्दी। और अपना तैयारी तो अपना आप कर ही रहे होगे फिजिकल का, सॉरी अपना रिटर्न का, फिजिकल की तैयारी साथ में हल्के हल्के करते रहना, वरना बाद में एकदम से बर्डन आ जाएगा। हाइट की बात करें तो फ्लाइंग का 162.5 है, अदर का 152 सेंटीमीटर है। और आपका जो हाइट कितना है, बैठने पे लेंथ का क्या साइज है, हर एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो ये आप डायमेंशंस है, इसको अच्छे से मेजर कर लेना। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं। आई का क्राइटेरिया क्या है, आंख का क्या क्राइटेरिया है, तो देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि मैनिफेस्ट मायोपिया और आपका जो रेटिनास्कोपिक मायोपिया दोनों नील आपका यहाँ पे होना चाहिए। आपका हाइपरमेट्रोपिया है जो है वो 1.5 प्लस में आपका अलाउड है। इसके अलावा आपका आंख बता दूं 6/6 होना चाहिए, मतलब छठी लाइन को 6 फीट की दूरी से आप पढ़ पाओ। 6/9 भी चल जाएगा, मतलब 9 फीट की दूरी से अगर आप पढ़ पा रहे हो तो भी आपका चल जाएगा, बट स्टिल आपको चश्मा पहनने के बाद आपका करेक्ट हो जाना चाहिए 6/6। ऐसा नहीं हो कि आपका आंख ऐसा है कि करेक्ट ही नहीं हो सकता, है ना। तो आपको आंख का थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। सैलरी और प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देख लो यहाँ पे लेवल 10 से स्टार्ट है। अभी मैंने पिछला एक वीडियो डाला था जिसमें लेवल 5 की मैक्सिमम नौकरी थी, सबसे बड़ी नौकरी 9 नौकरियों में से। यहाँ तो लेवल 10 से शुरू है आपका, क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी है। पहले दिन से आप एक गेजेटेड ऑफिसर हो गए। आप देखो पीछे जो एक मेरे गोल्डन प्ले बटन के बगल में वो गेजेटेड ऑफिसर का वो है सर्टिफिकेट है जो राष्ट्रपति देता है, वो सर्टिफिकेट आपको पहले दिन से मिल जाएगा। तो लेवल 10 की आपकी नौकरी है। सबसे पहला जो आपका है फ्लाइंग ऑफिसर का 56,100, ये आपका बेसिक पे है। ये आपका क्या मिलेगा, ये आपको अंडर ट्रेनिंग मिलेगा। इसके बाद सारा DAV मिला करके मोटा मोटी 1,10,000 रुपये की महीना आपका इजीली आपका सैलरी बन जाएगा। तो 1,05,000 1,10,000 आप लेके चल रही है, इसके अंदर सैलरी बहुत इजीली बन जाएगा। तो सैलरी का इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है। एक बड़ा लैविश घर मिलेगा, अच्छी लाइफस्टाइल होगी, आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, फैमिली को आपको अच्छी पढ़ाई मिलेगी, है ना, सब कुछ अच्छा माहौल मिलेगा, तो बहुत सही रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन है फ्लाइट लेफ्टिनेंट होगा। उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर का, यहाँ तक प्रमोशन लेना आसान होता है। विंग कमांडर बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेवल 12A जो आपका 1,16,000 वाला पेमेंट है। विंग कमांडर तक फिर भी आप बन जाते हो, विंग कमांडर के बाद आपका मुश्किल हो जाएगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला विंग कमांडर से आगे नामुमकिन है जाना कि चला पाए,
ना, इसके आगे आप नहीं जा पाओगे। तो ये आपका मोटा मोटी मैंने बता दिया सैलरी और प्रमोशन का। तो विंग कमांडर यानी 1,16,000 वाला तक आप इजीली चले जाओगे, तो मतलब लगभग 2.25 लाख रुपए के आसपास आपकी सैलरी इजीली हो जाएगी आज के समय के हिसाब से। तब तक आप जब बनोगे 4 लाख 4.5 लाख हो चुके होगे, ठीक है। आर्मी से कंपैरिजन कर दिया जाए तो आप देख लो, लेफ्टिनेंट होता है, कैप्टन होता है, मेजर होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। आप लेफ्टिनेंट कर्नल तक अपनी सैलरी लेकर के चलो जा पाओगे, ठीक है। ये इसके अलावा जो आपकी सैलरी दिख रही है, इसके अलावा आपको अगर फ्लाइंग बनते हो तो फ्लाइंग अलाउंस अलग मिलेगा, टेक्निकल है तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस अलग से मिलेगा, एमएसपी मिलेगा मिलिट्री सर्विसेज पे। सब कुछ मिला करके बहुत है यार, बहुत पैसा इसके अंदर हो जाता है, सैलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं। सर सैलरी वैलरी देख के तो मजा आ गया, आखिर क्या एग्जाम देना पड़ेगा हमको? तो देखो, सबसे पहले पैटर्न बताता हूँ क्या है। 2 ही पैटर्न इसके अंदर है। सबसे पहला रिटन एग्जामिनेशन होगा। अगर आप नॉन टेक्निकल वाले फील्ड के लिए अप्लाई करते हो तो एफकेट एग्जामिनेशन आपको देना है। अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हो, पायलट को भी बस एफकेट देना है। अगर आप टेक्निकल के लिए दे रहे हो तो एफकेट के बाद पहले एफकेट का एग्जामिनेशन होगा, फिर सब बच्चे चले जाएंगे, टेक्निकल वाले रुकेंगे, वहां पर उनका एक ईकेटी का पेपर होगा, जो कि उनका टेक्निकल अपने फील्ड का पेपर होगा। बस ये रिटन एग्जामिनेशन है, जो उसको पास कर जाएगा आपके पास मेल आएगा एसएसबी का। आपको सेंटर चुनना होगा कि कौन सा सेंटर चुनना है, उन्हें तो खुद एलोकेट कर देंगे, ये सेंटर आपको एलोकेट हो चुका है और आपको यहाँ पर पहुँचना है एसएसबी देने के लिए। एसएसबी क्या है, इतना हल्ला मचा हुआ है? एसएसबी वर्ल्ड के टफेस्ट इंटरव्यू में से एक है। एसएसबी मतलब होता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। 5 दिन का ये इंटरव्यू प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप वहाँ पे जाते हो एसएसबी में। अगर आपका पहला एसएसबी है, पहली बार देने जाओगे, तो आपको एसी 3 टायर का टिकट भी मिलेगा, आना जाना दोनों। आप वहाँ पे पहुँचोगे, स्टेशन पे या बस स्टैंड पे आपको आएगा आदमी लेने के लिए, लेके जाएगा सेंटर में। सेंटर पे आप जाओगे, जाते ही आपका एक रीजनिंग का टेस्ट होगा। 2 टेस्ट होता है आजकल, 2 टेस्ट आपका होगा। रीजनिंग के टेस्ट के बाद आपका होगा पीपीएनडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। धुंधला फोटो दिखाया जाएगा, उसका क्या आप रिसीव कर पा रहे हो, उस प्रिसिप्शन को आपको वहाँ पर लिखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्मार्टेस्ट आदमी सिलेक्ट हो जाएगा, बहुत आपने देखा होगा बहुत तेज बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। OLQ एक होता है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। किसी को नहीं पता ये कौन सी क्वालिटीज होती है। कई बार एक नॉर्मल सा बच्चा आपको दिखेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप बहुत तेज बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि आप अपने आप को दबाव मत समझो, इंग्लिश नहीं आती है, ये नहीं आती है, सब कुछ ओके है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत नॉर्मल बच्चे भी सिलेक्ट हो जाते हैं वहाँ पे, बहुत तेज छट जाते हैं, ठीक है। तो पहला दिन जो हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। जो इसको पास करता है वही 5 दिन रुकता है, वरना पहले दिन ही इनको अलविदा कर देते हैं। तो पहले दिन ही निकल जाएंगे, और जो रुक जाएगा उसके बाद उसके अंदर अलग अलग दिन ग्रुप टास्क होगा, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, अलग अलग दिन होगा, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें, मज़ा आएगा आपको रहने में भी, पूरा एक ऑफिसर्स वाली फीलिंग ले रहे होगे आप। उसके बाद लास्ट में आपका कॉन्फ्रेंस होगा। कॉन्फ्रेंस में जो आउट होगा वो आउट हो जाता है, मतलब पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, 5-7 बंदे बैठे होंगे पैनल पे। तो जो वहाँ से आउट होगा घर पहुँचेगा, जो वहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, चेस्ट नंबर वहाँ पे मिलता है, चेस्ट नंबर के ऊपर प्लस लिख जाएगा आपके, मतलब आप एसएसबी पास हो चुके हो। अब आप मेडिकल को जाओगे, फिर सीधा वहाँ से आप मेडिकल चले जाओगे। इसीलिए कह रहा था मेडिकल की तैयारी आप अभी से करके चलना। तो ये था रिटर्न और प्लस इंटरव्यू का आपका पैटर्न। और इंटरव्यू के बारे में तो बता दिया, रिटर्न देख लो, रिटर्न आपके सामने है। तो ये वाले को छोड़ो, पहले मैं नॉन टेक्निकल बता देता हूँ। नॉन टेक्निकल देखो, 100 क्वेश्चन है आपका, 300 मार्क्स का, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 2 घंटा आपको यहाँ पे मिलता है। रीजनिंग देखो, 35 क्वेश्चन 105 मार्क्स। इंग्लिश आपका है 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। कोई सेक्शन वगैरह का कट ऑफ नहीं है। मैथ नहीं आता है, छोड़ के चले जाओ आराम से, तब भी आप वहाँ पे पास हो सकते हो, लेकिन बाकी सब में अच्छा कमांड आपको चाहिए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, बता दिया। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे 1 नंबर की, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। टेक्निकल के अंदर क्या होगा, ये पेपर तो यहाँ तक तो सेम ही है आपका, है ना। देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ 150 हो गया, यहाँ 100 है, तो 100 तक तो सेम ही है। बस ये 50 आपका जो एक पेपर होगा ना, ईकेटी, मतलब जो आपका टेक्निकल पेपर होगा 150 नंबर का, ये 50 क्वेश्चन वाला, 45 मिनट आपको इसमें अलग से मिलेगा, ये आपका एक एक्स्ट्रा होगा, है ना। बाकी ऊपर वाला पेपर एकदम सेम है। ये वाले बच्चे हो चाहे आपके नॉन टेक्निकल टेक्निकल, दोनों को एक ही पेपर देना है। ये फिर बाकी चले जाएंगे और ये 45 मिनट का अलग से देंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न हो गया रिटन एग्जामिनेशन का। कुछ आपके डाउट आते हैं, क्या कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है? कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, फाइनल ईयर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तो ये भी मैंने टिक मार देता हूँ। और क्या सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों, बिल्कुल दोनों। और आपके सामने सिलेबस देख लो, और आपका जो मार्किंग होती है टॉपिक वाइज वो भी है। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, मुझे फॉलो कर लेना, नो वन निखिल सर्च करना टेलीग्राम पे, मेरा ग्रुप आ जाएगा, आप वहाँ पे फॉलो कर लो, ये पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो आपके टॉपिक वाइज मार्किंग है, ये भी वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। टॉपिक वाइज मार्किंग होगा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब नहीं किया होगा अब तक तो प्लीज़ मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना,
ठीक है। किताबों के बारे में बात अगर करना है तो ये किताब मैं रिकमेंड करता हूँ। ये सिंगल किताब मोर देन सफिशिएंट है। दोनों मेरी बला से कुछ भी आपको बोलते हो प्रमोशन है, कुछ भी नहीं है, आप मत लो। ये दिशा वाला है, ये डिफेंस 360 है, किसी का भी आप इस दोनों में से परचेस कर सकते हो। दोनों ही ठीक ठाक किताबें हैं। एफकेट को इतना बड़ा एग्जामिनेशन नहीं है कि रिटर्न एग्जामिनेशन को बहुत इसके अंदर बड़ा हाइप किया हुआ, नॉर्मली होता है। तो ये दोनों आपका चल जाएगा। इसके अलावा अरिहंत का होगा वो भी चल जाएगा, पाथ फाइंडर वो भी चल जाएगा, सीडीएस वाली किताब भी लगभग चल जाएगी यहाँ पे। इसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए दोनों में से कोई किताब परचेस कर लो, कोई भी चल जाएगा आपका, ठीक है। एल सिंगल किताब आपको लेना है तो देख लो आप, ये शॉर्टकट इन रीजनिंग सिर्फ एफकेट वगैरह है, आपका एसएससी वगैरह है, रेलवे वगैरह है, तो ये किताब आपका बेस्ट है। लेकिन बैंकिंग की तरफ है तो आपकी ये वाला किताब रीजनिंग की ले लेना। इसके अलावा फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक जो ये किताब है, रामबाण किताब है, आंख बंद करके एफकेट सब इससे कवर हो जाएगा आपका। कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए आप इसको ले सकते हो। इंग्लिश के लिए दोनों किताबें बहुत अच्छी है, जो सस्ती हो ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट पढ़ लेना, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना जरूरी है, डिफेंस अवेयरनेस भी पढ़ना आपको उसके अंदर जरूरी है। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं तो आपके सामने है कट ऑफ, देख लो 137 139 आपका कट ऑफ है। तो आप इसको भूल जाइए, ये कट ऑफ लेके चलिए 150 155 वाला। तो 160 165 अगर आप स्कोर कर जाते हो तो आप सारे चीज़ों से ऊपर हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है लगभग। इसके अंदर यही ट्रेंड रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ देख लिया आपने, 300 में से ये कट ऑफ है, 450 वाला नहीं है, 300 वाला, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो 50% से ऊपर लेके आना, आपका काम चल जाएगा। सारी चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया। ऑल इंडिया पोस्टिंग है, सबसे बड़ी नौकरियों में से एक है ये हमारे देश की। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, मुझे पता है। जो नहीं किया है ना, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को तो लाइक कर ही देना। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बस